दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगली क्लास को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 167वें क्लास के बारे में। दोस्तों आज हमारे 5000 सवाल पूरे होने, बहुत खुशी मिल रही बता करके मुझे कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कब 5000 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए आज हमारे 5000 सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 4981 नंबर से लेकर के 5010 के सवालों तक हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास जो संबंधित है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। दोस्तों यहां से किस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं जरा एक बार देखिए, स्क्रीन पर है लिख रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किन अनुच्छेदों में रखा गया। हो सकता है बच्चों को जानकारी भी हो कि किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है। अगला है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है, या हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत किस रूप में शामिल किए गए हैं, किस अनुच्छेद में निर्देशक तत्वों का सार समाहित है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है। इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर आज की क्लास आप अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से इन सभी सवालों पर अच्छी पकड़ हो पाएगी आपकी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो आज की क्लास है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि एक ही विषय को बार बार मत पढ़िए, विषय को एक बार पढ़िए, फिर भारत का कोई भी एग्जाम देना हो आपके अंदर कभी भय नहीं होगा, आपको कभी डर नहीं लगेगा कि सर कैसे एग्जाम पास होंगे। ठीक है, देखिए जब चैप्टर को मजबूती से पढ़े रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप ना, ये ट्रेलर है, ये केवल 10% हमारे पेड कोर्सेज का। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का भी दोस्तों न्यू बैच लॉन्च हो रहा है तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूपी स्पेशल का न्यू बैच आ रहा है तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों हिंदी का न्यू बैच दोस्तों ये चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, तो आप एक बार मौका दीजिए स्टडी 91 को ज्वाइन करिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या बात कि आज हमारा 167वां लेक्चर है। 4981 से लेकर के 5010 तक के सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। और टॉपिक क्या दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिख रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों, तो ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमारे संविधान के भाग 4 में बताया गया। कहां बताया गया दोस्तों, ये हमारे संविधान के भाग 4 में बताया गया। तो पहला सवाल तो यही आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा भाग 1 में क्या था तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था संघ एवं उसके राज्य। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य ये पढ़ा था। भाग 2 में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, भाग 2 में दोस्तों हमने नागरिकता पढ़ा था। क्या पढ़ा था, नागरिकता पढ़ा था। भाग 3 में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा था मूल अधिकार के बारे में। किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में। आगे भाग 4 में हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने चल रहे हैं। भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है। ठीक है, संघ से संबंधित है। उसी तरह से भाग 6 किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बात करेंगे। और यहां अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद क्या याद रखेंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर के दोस्तों 51 तक क्या दिया गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा भारतीय संविधान में, अच्छा यहां मूल अधिकार में जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो यहां पर अनुच्छेद कितना था, यहां अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक था। ठीक है, और दोस्तों जब नागरिकता पढ़ रहे थे तो नागरिकता में कितना था, तो नागरिकता पढ़ते समय अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक था। ठीक है, और जब संघ एवं राज्य पढ़ रहे थे तो 1 से लेकर के 4 तक था। पूरा पढ़ लिया अपना। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा जो संविधान है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों क्यों शामिल किया गया है, तो याद रखेगा इसका सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या कारण है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सर एक बात मुझे बताइए कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया, जैसे भाग 1 तो इसमें आपने कहा कि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, नए राज्यों का निर्माण हो गया, सीमा परिवर्तन हो गया, बड़ा छोटा कुछ भी करना, ये सारी बातें भाग 1 से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं। भाग 2 सर नागरिकता से संबंधित है कि किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी और किस प्रकार से नागरिकता समाप्त
समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा गया। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपने बताया मूल अधिकार। भारत के निवासियों को कौन कौन सा मूल अधिकार दिया गया है उसके बारे में सर आपने बताया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा समानता का अधिकार और समानता का अधिकार, इसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद दोस्तों धार्मिक अधिकार और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस तरह से हम लोगों ने कई तरह की चीजें पढ़ा, जिसमें हम पढ़ते पढ़ते संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ते हुए हम कहां आ गए, अनुच्छेद 35 तक। तो उसी तरह से 36 से 51 तक में सर क्या बताया गया, तो ये बताया गया कि कोई भी राज्य कल्याणकारी राज्य कैसे बन सकता है, बन सकता है जैसे आपके लिए नियम है ना कि बच्चों को सुबह उठना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये अलग बात है कि आप ये सब फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये आदर्श जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं। उसी तरह से कोई राज्य कल्याणकारी कैसे बन सकता है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है। लेकिन राज्य पालन करता है या नहीं करता है, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो वो किससे पता चलेगा, तो राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों से पता चलेगा। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, उनके द्वारा राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत का विचार ये किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये विचार दोस्तों उन्होंने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से एक चीज और लिया गया है, जो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य जो चुने जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वो कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया है, वह भी आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल बनता है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन ये दोस्तों किस पर निर्भर करता है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन माने क्या होता है, जो कुछ हमारे संविधान के 36 से 51 तक के अनुच्छेद में दिया गया है वो दोस्तों किस पर निर्भर करता है। तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि वो मानना या ना मानना राज्य की इच्छा के ऊपर है, यानी राज्य की इच्छा। अब यहां दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ये राज्य की इच्छा पर है दोस्तों, आप ये भी कर सकते हैं, या दोस्तों आप कर सकते हैं सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। ठीक है, ये उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, संसाधन तो कैसे दोस्तों, अरे जिस सरकार के पास जितना संसाधन है उसी के अनुरूप वो कल्याणकारी राज्य बन सकता है कि नहीं। तो याद रखिएगा ऐसे कई सारे कारण बन सकते हैं। आप देखिएगा परीक्षा में क्या ऑप्शन दिया गया है, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उत्तर सही करिएगा। लेकिन आप मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निश्चित तत्वों में दोस्तों क्या समानता है, समानता क्या दोस्तों, ये समानता बताना आपको। तो याद रखिएगा ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। याद रखेंगे समानता पूछे तो क्या बताएंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है दोस्तों, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है माने जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, देखिए पूरक माने क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, पूरक माने बहुत सारे बच्चे समझते नहीं हैं, आप समझिए पूरक किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई कार है और वह कार डीजल या पेट्रोल से चलती है। ठीक है, डीजल या पेट्रोल से चलती है। एक बात बताओ, ये दोनों आवश्यक हैं या फिर किसी एक से काम चल जाएगा आपका? नहीं सर, आवश्यक दोनों है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कार है लेकिन उसके कार में तेल ही नहीं है, एक दूसरा व्यक्ति उसके पास पेट्रोल और डीजल है लेकिन उसके पास कार ही नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये दोनों होना आवश्यक है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है दोस्तों, दोनों के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। उसी तरह से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निश्चित तत्व क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, मेरी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, वरना उदाहरण तो बहुत सारे हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इसी तरह से एक स्थानापन्न होता है, स्थानापन्न अलग होता है। स्थानापन्न माने क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, कोई कार ऐसी है जो कार या तो पेट्रोल से चलती है, या तो सीएनजी से चलती है, दोनों ऑप्शन उसमें। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, इसे हम स्थानापन्न कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम स्थानापन्न कहेंगे। ठीक है, स्थानापन्न कहेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको, स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट। ठीक है, किसका सब्स्टिट्यूट ये है कि भाई पेट्रोल नहीं है तो सीएनजी से भी काम चल जाएगा, या सीएनजी नहीं है तो पेट्रोल से भी काम चल जाएगा। जैसे आप कहते हैं, मैंने पूछा आपसे चाय पियेंगे कॉफी, अब आप दोनों पीते हैं तो कहा कोई भी चल जाएगा, चाय या कॉफी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में दोस्तों ऑप्शन अलग रहेगा। ये पूरक वाले में ध्यान रखिएगा। लिख रहा है क्या, एक सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है और हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है?
याद रखिए किसके हनन की बात कर रहा है, ये मूल अधिकारों के हनन की बात कर रहा है। तो बताइए दोनों में से क्या जरूरी है, मूल अधिकार का हनन हो ये जरूरी है या कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो ये जरूरी है? तो आप कहेंगे जिसमें लोगों का कल्याण हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो। तो आप कह सकते हैं हनन हो सकता है, यानी हनन हो सकता है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे राजी नहीं हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। मान लीजिए किसी राज्य का विस्तार हो रहा है और विस्तार में हुआ कि हम राज्य के सड़क को क्या करेंगे, चौड़ा करेंगे। अब जब सड़क को चौड़ा किया जा रहा है तो रास्ते में कोई मंदिर मस्जिद या कुछ ऐसा मिल गया। अब क्या किया जाए, उस मस्जिद और लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान में रखते हुए क्या उसको न हटाया जाए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना न किया जाए, या हटाया जा सकता है? सर हटाया जा सकता है। जब राज्य कल्याणकारी बन रहा हो, जिससे लोगों का लाभ हो, जिससे राज्य का लाभ हो, राज्य काम कर सकता है। ऐसे में थोड़े बहुत मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारा मूल अधिकार ही समाप्त कर दो। यहां पे एक शब्द लिखा है कुछ मूल अधिकार, पढ़िए क्या लिखा है यहां पर। यहां लिखा है कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। यह भी आप ध्यान रखिए, सबकी बात नहीं कर रहा, यहां कुछ की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किसने कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का क्या करना है, निर्माण करना है। यह किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी का कथन है। तो एज इट इज इसको आप याद रखिए। भाई किसी के कथन को हम बदल नहीं सकते, ठीक है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। लिख रहा किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि लिखा गया हमारे संविधान में कि 36 से 51 तक में राज्य के निर्देशक तत्व है, लेकिन राज्यों का मानना न मानना उनकी अपनी इच्छा पर है। उसमें से कोई 1 मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 5 मानता है, कोई 10 मानता है, कोई पूरे मानता है, ये उनकी अपनी इच्छा पर है। यानी एक ऐसे बैंक का चेक है जिसको अपनी सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है केटी शाह का। किसका कथन दोस्तों? यह केटी शाह जी का कथन है। आगे लिखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की दोस्तों प्रेरणा देता है? तो कौन सा अंग है दोस्तों? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही हैं जो समाजवादी राज्य की स्थापना करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझते चलिए। देखिए सवाल यहीं से बनता है, कंफ्यूजन नहीं होना थोड़ा भी। ठीक है, बस मन लगा के समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत ये किस रूप में है? देखिए सबसे बड़ी विडंबना मेरी क्लास में है कि मैं कोई ऑप्शन देता नहीं, ऐसे में आप सोच नहीं पाते कि क्या कहा जाए। अगर डायरेक्टली आपसे उत्तर पूछता तब तो आप बता देते। ये तो बड़ा डिफिकल्ट टाइप का सर आपने सवाल दे दिया, इसका उत्तर बताया कैसे जाए? अरे इसका भाव समझिए, भाव क्या कर रहा है। लिख रहा है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस रूप में है? तो दोस्तों ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि लीगल टर्म में इसका क्या अर्थ है। तो याद रखिए दोस्तों, इसे कहा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये कानूनी रूप से क्या हैं? अप्रवर्तनीय हैं। क्या हैं? अप्रवर्तनीय हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया सर? अरे देखिए यार एक बात बताइए, हमने आपसे कहा ये राज्य की इसको मानना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जब राज्य की इच्छा पर है, क्या इसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं कि कोई भी जैसे मान लीजिए हमने बात किया अनुच्छेद 44 के बारे में। अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अब अलग अलग राज्य समान नागरिक संहिता का पालन नहीं करते, क्या इस बात को लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं? तो इसीलिए कहा गया नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यह अप्रवर्तनीय है, यह कानूनी रूप से क्या है? अप्रवर्तनीय है। इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यह सारी बातें राज्य की अपनी इच्छा पर है कि वो मानता है कि नहीं मानता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लिख रहा है निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह व्यवस्था के निदेशक सिद्धांत पर किसके नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 39 में की गई बातें हैं और इसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कुछ निर्देश दिया गया वो दोस्तों झलकता है। कैसे? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसे क्या मिले? निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। इसलिए अगर आपके तरफ से कोई वकील नहीं होता तो दोस्तों वकील आपको खुद मिलता है। ठीक है, सरकारी वकील आपको मिलता है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह व्यवस्था है, ये दोस्तों हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। लिख रहा है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत किन सिद्धांतों में प्रतिष्ठित हैं? तो दोस्तों अगर मैं निःशुल्क शिक्षा की बात करूं तो मौलिक अधिकार में भी दिए गए हैं।
मौलिक अधिकार में भी दिए गए हैं दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। और दोस्तों आप अनुच्छेद 21 क यहीं पढ़ते हैं। और उसी तरह से जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, यहां भी दिया गया है। नीति निदेशक तत्व है, यहां भी दिया गया है। यहां पढ़ेंगे दोस्तों आप अनुच्छेद 45 के बारे में। कितने बारे में पढ़ेंगे? अनुच्छेद 45, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें याद रखेगा, कई सारी चीजें हम मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है किस अनुच्छेद में राज्य का वही अर्थ बताया गया है जो मौलिक अधिकारों के लिए दोस्तों प्रयुक्त है। तो दोस्तों अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो वहां भी राज्य की परिभाषा दिया गया है और यहां भी दिया गया है। यहां दोस्तों अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है? सिर्फ याद रखेगा राज्य की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पूरे 36 से 51 तक का जो संबंध है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। लिख रहा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। यही तो मैंने पीछे बताया कि कानून द्वारा क्या है वो अप्रवर्तनीय है। और ये कहां बताया गया दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, इसे अनुच्छेद 37 में बताया गया। 36 में राज्य की परिभाषा है और 37 में बताया गया कि कानूनी रूप से क्या है? अप्रवर्तनीय है। ये राज्यों की इच्छा पर है। करा 44वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, तो उसके द्वारा अनुच्छेद 38 में कौन सा खंड जोड़ा गया था? तो याद रखेगा यहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना, ये खंड दोस्तों जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1978 में, ये उसके द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। इतनी किताबें नहीं है, ये तो सैंपल के तौर पर हैं। आप पता करते रहा करिए, वेबसाइट एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लीजिए। बड़े इत्मीनान से हम किताबों पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ ढेर सारी किताबें लॉन्च करते, बड़ा मेहनत करके बनाना पड़ता है। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारी किताबों के साथ। ये किताब सबसे बेहतर है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मार्केट में कहां जाओगे ढूंढने, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लोगे, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर लो, 10-20 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, आपके घर किताब आ जाएगी, आप वहां से ले लेना, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे ले लो, मीशो पे ले लो, अमेजन पे ले लो, हर जगह किताब अवेलेबल है। बाकी दोस्तों आप हमारे अपने प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, यहां से भी किताब अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट हो, समस्या हो, ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, आप ट्रैक कर सकते हैं किताबों कहां पहुंची हमारी किताब। कहीं डूबने वूबने वाली बात नहीं है। आप आइए पर्ची देखिए, हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति हैं, हम लोग जूता मोजा नहीं बेच रहे हैं कि आपके साथ जो है गलत कार्य करेंगे, नहीं, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है किस अनुच्छेद में निदेशक तत्वों का सार समाहित है। भाई उस अनुच्छेद का नाम बताइए जहां पूरे इस राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सार है। तो कहा जाता है अनुच्छेद 38 क में। किसमें दोस्तों? 38 क में इसका सार समाहित है। और आपने अभी तो पढ़ा कि यही 38 में दोस्तों क्या बताया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना की बात की गई। दोस्तों जिन्हें यह संस्था, ठीक है, जिन्हें नहीं पता होता ना, वो पता क्या करते हैं? वो अनुच्छेद 40 करते हैं, क्योंकि वहां पंचायती राज की बात की गई है। तो लोगों को लगता है कि 38 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 40 है। नहीं, इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। हमें तो ये बताना है कि 36 से 51 का निचोड़ कहां पर है। तो दोस्तों निचोड़ यही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और यहां लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। लिख रहा स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन एवं समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि एक ही काम के लिए नागरिक और मतलब पुरुष और महिला को अलग अलग वेतन दिया जाए, ये गलत है। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रावधान कहां पर है? ये अनुच्छेद 39 में दिया गया। कहां दिया गया है? अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये बताया गया यहां पर। लिख रहा कि इस अनुच्छेद में दास्ता एवं शोषण से बालकों की रक्षा हेतु बधुआ मजदूरी अधिनियम जो आया था 1972 में, वो दोस्तों लागू किया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 39 के तहत ही लागू किया जाता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को दोस्तों किसी भी तरह के खतरनाक कामों में दोस्तों काम पर नहीं लगाया जाएगा। ये सारी बातें यहां लगाई गई। वहां दोस्तों जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, हम जब मूल अधिकार में पढ़ते हैं तब कहां पढ़ते हैं? हमने बताया था आपको, मूल अधिकार के अंतर्गत आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 24 में। कहां पढ़ते हैं? अनुच्छेद 24 में। और यहां पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 39 में, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। लिख रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी नीति का संचालन सुनिश्चित रूप से करेगा। ये दोस्तों कहां बताया गया? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 39 में ही बताया गया। क्यों अनुच्छेद 39? देखिए अनुच्छेद 39 बताता है
कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है किसके बारे में बताता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे की जाए, स्थापना कैसे की जाए, ये उसके बारे में बताता है। तो दोस्तों सभी राज्य अपनी नीतियों का संचालन वो इसी के अनुरूप किया करते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता नहीं दोस्तों, यहां विधिक लिखेगा। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये भी दोस्तों अनुच्छेद 39 क में ही दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 39 क। लिख रहा अनुच्छेद 39 क को 1976 में किस संविधान 76 नहीं 78 में, ठीक है, 78 में किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे, एक मिनट यहां दो संशोधन हुए दोस्तों, याद रखेगा। एक 76 में भी संशोधन हुआ है जिसमें 39 का आया है। जो अनुच्छेद 39 का पढ़ते हैं ये उसमें आया, ये 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और एक दोस्तों 44वां संविधान संशोधन भी हुआ है, वहां भी अनुच्छेद 29 में। तो उस समय दोस्तों इस वाले को जोड़ा गया। 44वां जो हुआ है 1978 में इसको जोड़ा गया है, और 42वां हुआ 1976 में, वहां पर यह निःशुल्क विधिक सहायता वगैरह को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्वों को जोड़ा गया है। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्वों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो याद रखेगा 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। किससे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में इसे जोड़ा गया है। लिख रहा किस अनुच्छेद के तहत राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन एवं उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा? तो महात्मा गांधी के सहयोग से दोस्तों, मतलब उनकी विचारों को ध्यान में रखते हुए यह अनुच्छेद 40 यहां पर रखा गया है, जहां राज्य ग्राम पंचायत की बात होता है, या पंचायती राज व्यवस्था के नियमों को कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे बेहतर ग्राम पंचायत बनाई जाए, उससे संबंधित प्रावधान किया गया अनुच्छेद 40 में। लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम पाने, शिक्षा पाने, वृद्धावस्था में पेंशन पाने आदि के लिए आर्थिक सहायता पाने उपलब्ध कराएगा, राज्य उपलब्ध कराएगा दोस्तों। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं अनुच्छेद 41 में। लिखा गया दोस्तों कि राज्य क्या करेगा? अपने सामर्थ्य के अनुसार। भाई जो राज्य बड़ा है वहां ज्यादा पेंशन मिलेगा, जो छोटा राज्य वहां कम पेंशन मिलेगा। इसीलिए शब्द क्या लिखा है कि राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नागरिकों को काम देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, वृद्धावस्था में पेंशन देने के लिए, इस तरह की तमाम योजनाओं पर दोस्तों काम करेगा। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 41 से इसका संबंध है। ठीक है, और आगे चलिए अगला सवाल। लिख रहा है किस अनुच्छेद के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत बंद करने के लिए बाध्य कर सकती है? प्रसूति राहत मतलब क्या है? जो महिलाएं प्रसूति से संबंधित हैं उनके लिए दोस्तों नियम कानूनों के लिए दोस्तों बाध्य कर सकती। नियोक्ताओं को, नियोक्ता का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग उद्यमी हैं उनको दोस्तों बाध्य कर सकती है। तो दोस्तों हम यहां पढ़ते हैं अनुच्छेद 42 के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अनुच्छेद 42। लिख रहा है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध ये किस अनुच्छेद में किया गया है? कि जो काम करने का स्थान होना चाहिए वो किस तरह का वहां परिवेश होना चाहिए, पर्यावरण की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें दोस्तों ये अनुच्छेद 42 से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 42। लिख रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों या कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर जो है निर्धारित कर सकेगा? तो दोस्तों न्यूनतम मजदूरी की बात आती है अनुच्छेद 43 में। कहां आती है? अनुच्छेद 43 में, कि अपने राज्य के लोगों के लिए राज्य क्या तय कर सकता है? न्यूनतम मजदूरी दर तय कर सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 43 में किया गया है। ठीक है, इसी तरह से और आगे ये लिख रहा अनुच्छेद 43 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम दोस्तों मनरेगा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मनरेगा कहते हैं। 2009 में दोस्तों मनरेगा लागू किया गया था। तो लिख रहा है इसे कब लागू किया गया था? तो याद रखेंगे ये महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था। शुरुआत दोस्तों इसकी हुई थी फरवरी 2005 से। ठीक है, फरवरी 2005 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाता था। बाद में इसे महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया और ये घटना 2009 की है। लिख रहा है 42वां संविधान संशोधन, 42वां मतलब क्या? सीधे सीधे 1976। लिख रहा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में
कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया, मतलब किसी उद्योग में जो उनके कर्मचारी काम करते हैं वो दोस्तों मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ये कैसे सुनिश्चित किया गया, तो बाद में जोड़ा गया दोस्तों, इसको अनुच्छेद 43 क में लाकर जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 क में जोड़ा गया। लिख रहा है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखेंगे यहां हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। 44 में क्या बताया गया है, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। अभी वर्तमान में केवल गोवा राज्य ऐसा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, आगे दोस्तों पूरे देश में लागू होने वाला है, उसके ऊपर भी विचार चल रहा है। तो दोस्तों आज का सेशन फिर यहीं समाप्त होता है और आपके 5000 प्रश्न भी यहीं पर दोस्तों कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और स्टडी 91 के साथ जुड़े रहिए। अब आपको भरोसा भी हो गया होगा कि सर जो इंसान 5000 पढ़ा सकता है वो इंसान 10,000 भी क्वेश्चन कवर कराएगा। तो दोस्तों अभी तो हम केवल हिस्ट्री को समाप्त करके अभी तो हम संविधान पर हैं, आगे दोस्तों पूरा भूगोल बचा हुआ है जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पूरा विज्ञान बचा हुआ है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पूरा अर्थशास्त्र बचा हुआ है, पूरा जो है पर्यावरण बचा हुआ है। तो हमारे 10,000 भी सवाल बेशक कंप्लीट होंगे, लेकिन आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। आप भारत के किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधे घंटे की वीडियो आपको दोस्तों बहुत रास्ता दिखाएगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर सीरीज है कि जो क्वेश्चन भी मैं लेकर आता हूं ये अपने आप में बड़े बेहतरीन होते हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय पूरी तरह से आपको निःशुल्क पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है। बाकी इसके अलावा किताबें भी हैं, तो किताबें भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। आज तो लाइक बनता है, जबरदस्ती मैं आपसे लाइक लूंगा, आपसे निवेदन है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए प्लीज। इतना मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना अपना फर्ज निभाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।